हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो बेटा आज का ये वीडियो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने कॉल करके ये बात बोली थी कि सर हम लोगों ने तो बीएससी में अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगले महीना सर हम लोगों की एग्जाम है, तो कैसे भी करके सर हमको बचा लो क्योंकि हम लोग तो फेल है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों में आप लोगों के लिए बताऊंगा कि आप लोगों की जो सेमेस्टर की एग्जाम है उसका यहां से लगभग आप लोग एक महीना मान लीजिए। अब इस एक महीने में हम लोगों को किस तरीका से पढ़ाई करनी है, किस तरीका से हम लोगों को एग्जाम में स्कोर करना है कि हम लोगों की परसेंटेज 80 प्लस बन जाए। तो उसके लिए बच्चों आप लोगों को 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, एक एक स्टेप को मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, किसी भी एग्जाम में, बात बीएससी की नहीं है, कोई भी एग्जाम है आप लोगों की, वहां पर उस एग्जाम में एक बेहतर स्कोर करने के लिए, एक बेहतर परसेंटेज बनाने के लिए केवल 3 स्टेप आप लोगों को फॉलो करने होते हैं। वो 3 स्टेप कौन कौन से हैं उनको ध्यान से समझना। बात हम लोगों की यहाँ पर किससे हो रही है, बीएससी सेमेस्टर एग्जाम की। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, या फिर वो शेखावटी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, या भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं जिनके अंदर सेमेस्टर चलता है और उनकी एग्जाम अगले मंथ में, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि सर हमें तो कुछ भी याद नहीं है, इस वक्त की कंडीशन सर हम लोगों की ये है कि कुछ भी अता पता नहीं है, तो कैसे भी करके सर आप हमें बचा लो। तो बचाने का रास्ता बताऊंगा आप लोगों के लिए और आपका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, एग्जाम में स्कोर किस तरीका से करना है और लास्ट में आप लोग क्या करोगे जिससे कि हम लोगों की 80 प्लस परसेंटेज बन जाए। तो देखो बच्चों, यहां पर बीएससी की एग्जाम में हम लोगों को एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप लोगों को यहां पर 3 पॉइंट फॉलो करने हैं। पहले पॉइंट में हम लोग समझेंगे स्मार्ट स्टडी, दूसरा आप लोगों को नोट्स और तीसरा आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट। ये 3 स्टेप आप लोगों को फॉलो करने हैं, लेकिन ये फॉलो करने किस तरीका से है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए ये बताऊं क्या स्मार्ट स्टडी का मतलब यहां पर क्या है। भाई सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि भाई स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। आखिरकार ये स्मार्ट स्टडी होती क्या है इसको बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो देखो बच्चों, स्मार्ट स्टडी हम लोग उसको बोलते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से हम लोगों को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कुछ बच्चे की आदत देखी होगी ना आप लोगों ने, क्या पूरा ही पढ़ लेते हैं, किताब भी पढ़ ली, इसके भी नोट्स पढ़ लिए, उसके भी नोट्स पढ़ लिए, इसके भी वीडियो देख लिए, उसके भी वीडियो देख लिए, सॉल्व पेपर लिया है और अलग अलग साइंटिस्टों की बुक लेके आ जाते हैं, इतना सारा मैटर पढ़ लेते हैं और लास्ट में एग्जाम में आके बच्चे वो भूल जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि स्मार्ट स्टडी करना सीखो। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि एग्जाम के हिसाब से आप लोगों को पढ़ाई करनी है और एग्जाम की डिमांड क्या है, एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है और क्या हम लोगों को पढ़ना है और क्या हम लोगों को छोड़ना है, इसको बोलते हैं बच्चों स्मार्ट स्टडी। और बीएससी के अंदर तो ये बहुत ही ज्यादा काम करता है। अब मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल देता हूं कि यहाँ पर स्मार्ट स्टडी को हम लोग किस तरीका से करने। देखो बच्चों, ज्यादातर जो सेमेस्टर के बच्चे हैं जितने भी, चाहे वो पहला सेमेस्टर का बच्चा हो या तीसरा सेमेस्टर का हो या फिर वो 5वें सेमेस्टर का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, ज्यादातर तुम लोगों के सिलेबस में 4 यूनिट है। अब स्मार्ट स्टडी ये बोलती है कि माना कि एक यूनिट में हम लोगों के, देखो हम लोगों के एक यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2, ठीक है ना। इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि माना कि हम लोगों की ये यूनिट है, ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट है और हम लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीका से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 और बीच में लिखा होता है या का मतलब एक क्वेश्चन हम लोगों का अथवा में आता है। अब देखो यूनिट फर्स्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2, एक क्वेश्चन 1 और एक क्वेश्चन 2। अब आप लोगों से जो भी क्वेश्चन हो रहा है ना, आप लोग उसको अटेम्प्ट कर दिए। सपोज करो कुछ बच्चों से क्वेश्चन 1 हो रहा है तो वो 1 को कर दो, कुछ बच्चों से क्वेश्चन 2 हो रहा है तो वो 2 को कर लो। अब यहां पर स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हुआ कि माना कि यूनिट फर्स्ट के अंदर 2 टॉपिक दे रखे थे आप लोगों के, एक टॉपिक दे रखा था बीबीटी का और एक टॉपिक दे रखा था एमओटी का। ध्यान से समझना, इस यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक दे रखे थे आपके, एक तो दे रखा था बीबीटी का और एक टॉपिक दे रखा था एमओटी का। अब एग्जाम में क्वेश्चन कितने बनते हैं, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन बीबीटी का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन एमओटी का। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब ये हुआ कि भाई
हम लोगों को यूनिट से तो सिर्फ एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन हम लोगों को छोड़ना है। तो क्यों ना हम बीबीटी और एमओटी दोनों को क्यों पढ़े, हम किसी एक को ही पढ़ लें। जैसे कि किसी बच्चे को बीबीटी अच्छी लगती है तो वो बीबीटी को अच्छे से कर लो, एमओटी को छोड़ दो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो एक यूनिट से एक ही अटेम्प्ट करना है। तो अगर आपने एमओटी पढ़ भी ली तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको बीबीटी से करना है। इसलिए जिन बच्चे को, ये तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, यूनिट का नाम कुछ भी हो सकता है आप लोगों की। तो अगर किसी भी यूनिट में 2 टॉपिक दे रखे हैं आप लोगों के, ठीक है ना, तो आप लोगों को एक टॉपिक को ही अच्छे से कर लो, लेकिन एक टॉपिक जिसको भी अच्छे से करो ना, उसको बहुत अच्छी तरीका से करना। मतलब उसमें फिर चूंकि किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, अरे यार मैं तो थोड़ा थोड़ा भूला भूला सा लग रहा हूं। नहीं भाई, याद है तो याद है। जैसे कि अगर कोई बच्चे को बीबीटी अच्छे से आती है या उसके बीबीटी अच्छे से समझ में आती है तो वो बीबीटी को कर लो। हो सकता है किसी बच्चे को बीबीटी टफ लगे, उसको ये लगे सर मुझे तो एमओटी पढ़ने में बहुत मजा आता है और एमओटी का कैसा भी क्वेश्चन हो सर मैं तो आसानी से कर सकता हूं, तो वो बच्चे एमओटी को कर लो। अब इसकी जगह पे कोई भी यूनिट हो सकता है थर्मोडायनेमिक्स ही हो सकती है या आपकी केमिकल काइनेटिक्स ही हो सकती है, कोई सी भी यूनिट हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग टॉपिक के। तो आप लोगों को सिर्फ एक टॉपिक ही याद करना है, दूसरे को मत करो। लेकिन जिस टॉपिक को आप याद करो ना, वो ऑन टिप्स होना चाहिए आप लोगों का। इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है ना। काफी ये तरीका कभी भी मत अपनाना कि मैं ये भी किताब पढ़ लूं, वो भी किताब पढ़ लूं, मैं सीरीज भी ले आऊं, मैं इसके भी नोट्स पढ़ लूं, मैं उसके भी नोट्स पढ़ लूं, मैं इसका भी यूट्यूब देख लूं, मैं उसका भी यूट्यूब देख लूं। नहीं, एक सेलेक्टेड मैटर पढ़ने को ही, एक एग्जाम के हिसाब से सेलेक्टेड मैटर को पढ़ना ही बच्चों स्मार्ट स्टडी कहलाता है। वो तो काफी सुनते हैं ना, अरे यार मैं तो स्मार्ट स्टडी करता हूं, यार वो तो स्मार्ट स्टडी करता है, ठीक है ना, मैंने एग्जाम में टॉप किया था क्योंकि मैं स्मार्ट स्टडी करता हूं। उसका मतलब यही है क्योंकि एग्जाम की डिमांड के हिसाब से उसने अपनी पढ़ाई की और उसको पता था इस बात का कि क्या तो पूछा जाता है और क्या छोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो जो टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी ज्यादा डिमांड होती है एग्जाम में, एग्जामिनर ज्यादा ज्यादा उन्हीं के सवाल पूछता है आप लोगों से, तो आप लोग उन टॉपिकों को अच्छे से कर लो। इसी को बच्चों स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये आप लोगों की स्मार्ट स्टडी है। चलो ठीक है, अब इन सबके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप टेंशन मत करो, ठीक है ना। ये तो हो गई हमारी स्मार्ट स्टडी। दूसरे नंबर का पॉइंट है हम लोगों का नोट्स। बच्चों ये पॉइंट आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपके पास में पढ़ने का कोई मटेरियल नहीं है तो बच्चों आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ बच्चों की आदत ये होती है, अरे मैं तो पूरी साल नहीं पढ़ता हूं, लास्ट में सीरीज पढ़ के पास हो जाता हूं। बेटा सीरीज पढ़ के आप सिर्फ पास हो सकते हो, ये परसेंटेज नहीं बना सकते। अगर किसी बच्चे की परसेंटेज बनेगी तो मैं पूरे दावे के संग बोल सकता हूं कि उसको सीरीज कभी भी 80 प्लस परसेंटेज पर नहीं ले जा सकती। जो बच्चे नोट्सों को पढ़ते हैं, एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं, वही बच्चे 80 प्लस स्कोर करते हैं। याद रखना, अगर आपको सिर्फ पास होना है कि बस मैं तो यार पास ही हो जाऊं, ठीक है ना, उसमें भी डाउट होता है कि पता नहीं आप पास हो पाओगे नहीं हो पाओगे। वो बच्चे होते हैं सीरीज वाले, सीरीज ले आते हैं, सीरीज से पढ़ लेते हैं, उसमें रिक्स रहती है। बच्चे काफी आप लोगों ने देखोगे सीरीज भी लाते हैं लेकिन उसके बाद भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि सीरीज में तो यही होता है, इतनी खतरनाक लैंग्वेज होती है कुछ समझ में ही नहीं आता, ठीक है ना। तो यदि जिन बच्चों का 80 प्लस परसेंटेज बनाने का सपना है, वो बच्चे सीरीज को तो दिमाग से ही निकाल देना। कोई भी सीरीज आपको 80 प्लस परसेंटेज नहीं बनवा सकती, ठीक है ना, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा टफ होती है। और इतनी टफ लैंग्वेज पर कोई भी एग्जामिनर आप लोगों को नंबर नहीं देता। जो भी कॉपी चेक कर रहा होता है वो 2 सेकंड में समझ जाता है कि इसने सीरीज पढ़ के पास हुआ, मतलब सब्जेक्ट की इस बच्चे को ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। सारे के सारे प्रोफेसर होते हैं जो कॉपियों को चेक कर रहे होते हैं, इसलिए उनकी नजरों से आप लोग नहीं बच सकते। इसलिए याद रखना, आप लोग सीरीज आपको केवल पास करवा सकती है और उसमें भी डाउट होता है कि पास होंगे या नहीं होंगे। बात समझ में आ गई ना। इसलिए आप लोगों के पास में एक बेहतर नोट्स होने चाहिए। और नोट्सों की बच्चों मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, मेरे पास में जो बीएससी के नोट्स हैं, शायद मैं ये मानकर चलता हूं क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूं, 2016 से मैं बीएससी वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तब से लेकर अब तक मैंने बीएससी के जो नोट्स बनाकर तैयार करे, इतने शानदार नोट्स बना के तैयार करें कि मैं मेरे मन में ये मान के चलता हूं
कि मेरे से ज्यादा बेहतर बीएससी के नोट्स किसी के भी नहीं है। मैंने ज्यादातर प्रोफेसरों के नोट्स देख लिए, समझ में नहीं आते, इतने मोटे मोटे नोट्स लिखवा देते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, इतने मोटे मोटे नोट्सों को बच्चा रिवाइज किस तरीका से करेगा? आप एक बार मेरे नोट्सों को देखना, इतने से नोट्स हैं। उसका मतलब ये कि मैंने बकवास नहीं कर रखी कि ये भी लिखवा दिया वो भी लिखवा दिया। मैंने उन्हीं चीजों को फोकस कर रखा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो सिलेबस में दे रखे हैं। जैसे सिलेबस में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं, मैंने कोई टॉपिक छोड़ा नहीं है, पूरे के पूरे टॉपिक लिखवाए हैं जो सिलेबस में दे रखे हैं। अब इन लोगों की क्या होती है कि जो सिलेबस में नहीं होता है उनको भी लिखवा देते हैं। अब एक बात बताओ, जो चीज सिलेबस में नहीं दे रखी और आप उसको नोट्सों में लिखवा रहे हो, तो एक तो नोट्सों में भीड़ इकट्ठी हो रही है और बच्चे को उससे कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि बच्चे को क्या मतलब है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है और बच्चे के पास इतना टाइम भी नहीं कि आप कितने सारे पोथी पन्ना को वो पढ़े। ठीक है ना? इसलिए इतने मोटे नोट्सों के चक्कर में कभी भी मत पढ़ना, क्योंकि इनमें ज्यादातर प्रॉब्लम क्या होती है कि पढ़ तो हम लोग लेते हैं शुरू शुरू में, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आता है तो उसका पूरा रिवीजन हो नहीं पाता और एग्जाम में जाकर भूल जाते हैं। अगर सेलेक्टेड चीज होती है, कम मैटर होता है, तो बच्चे आराम से उसका रिवीजन कर लेते हैं और वो एग्जाम में याद भी रहता है। फिर लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज इतनी सिंपल, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। शायद जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को पता है कि सर के नोट्सों की क्वालिटी क्या है। और नोट्स दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी मीडियम के नोट्स है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम के नोट्स है। ये जो मैं नोट्सों की बात कर रहा हूं ना बच्चों, ये नोट्स मेरे ऐप पर मिलेंगे और मेरे ऐप का नाम है राम चतुर्वेदी एकेडमी। जब आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे, तो जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो मेरा ऐप आप लोगों को शो हो जाएगा और मेरे ऐप की जो पहचान है वो मेरा फोटो है। मेरा फोटो देखते ही आप लोग समझ जाओगे कि सर का ही ऐप है। तो वहां पर आप लोग जाइए और पूरे बीएससी के नोट्सों को देख लीजिए जो आप लोगों के सिलेबस में दे रखे हैं, चाहे वो पहले सेमेस्टर का बच्चा हो या फिर वो तीसरे सेमेस्टर का बच्चा हो या वो पांचवें सेमेस्टर का बच्चा हो और किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिर्फ टॉपिक चेंज होते हैं। ठीक है ना? आप लोगों को पता है कि सिलेबस के अंदर क्या होता है, यूनिट चेंज होती है। जैसे कि माना कि मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि माना कि किसी की जैसे बिलियन है बिलियन एक यूनिट है, तो हो सकता है राजस्थान यूनिवर्सिटी वालों के सिलेबस में वो बिलियन पहली यूनिट हो सकता है वही बिलियन शेखावटी यूनिवर्सिटी वाले बच्चों में तीसरी यूनिट हो सकता है वही बिलियन वाली यूनिट कोटा यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के सेकंड सेमेस्टर में हो, या भारत में जो भी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके सिलेबस में शायद किसी की पहली यूनिट हो, किसी की दूसरी हो, किसी की तीसरी हो, किसी की चौथी हो। इस तरीका से होता है। टॉपिक कभी भी चेंज नहीं होते, केवल यूनिट चेंज होती है। किसी के में पहले में डाल देते, किसी के में दूसरे में डाल देते, किसी के में तीसरे में डाल देते, किसी के में चौथे में डाल देते। आप लोग जानते हो कि ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चल जाओ, कार्बन की बैलेंसी 4 ही रहती है। ठीक है ना? अब वो 4 बैलेंसी जो होती है किस यूनिट में दे रखी है, वो सबके सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखी है। तो नोट्स सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इनके हैं। ठीक है ना? आप लोग आराम से ऐप पर जाकर नोट्स ले सकते हो। आप लोग, मैं नोट्सों की मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत टाइम से सब लोगों के मैंने नोट्स देख लिए और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, एक तो लैंग्वेज सही नहीं है, और अगर आपकी लैंग्वेज सही है ना, सामने वाला आपको नंबर नहीं देगा। दूसरे नोट्स इतने मोटे मोटे हैं। मेरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि भाई इतने मोटे नोट्स में आप लिखवाते क्या हो? इतनी जो चीज, आप एक बात बताइए, 2 लाइन यदि हम लोगों को 2 नंबर दे रहे हैं तो फिर उसके लिए 10 लाइन क्यों लिखवा रहे हो भाई? तो मोटे तो नोट्स बनेंगे आप लोगों के। जब 2 लाइन लिखने से 2 नंबर मिल रहे हैं और फिर 10 लाइन लिखने से भी 2 नंबर मिल रहे हैं, तो फिर 10 लाइन क्यों लिखो? टाइम भी खराब होता है, नोट्स नोट्स का भी सिस्टम खराब होता है, लैंग्वेज भी खराब होती है। आप 2 लाइन ही लिखिए ना, जिससे कि 2 नंबर आ जाए, हमारा टाइम भी बच जाए, एग्जामिनर पर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो, कॉपी जितनी बेहतर तरीका से होती है, एग्जामिनर पर उतना ही अच्छा इंपैक्ट पड़ता है और आप लोगों के लिए उतने ही अच्छे नंबर देता है। ये बात आप लोग याद रखना। इसलिए नोट्स वाला फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सभी बच्चों के लिए फिर बता देता हूं, आप लोग मेरा लास्ट ईयर की एग्जामों का आप लोग बच्चों का रिजल्ट देख लो और फिर आप लोग एनालिसिस करके देखो कि यार ये जो नंबर लेके आए सर के पास में बच्चे पढ़ के, ये बहुत नंबर है। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जामों में इतने नंबर नहीं दिए जाते, लेकिन मैं उतने नंबर भी दिला देता हूं। क्यों? क्योंकि लिखने की जो कला है ना, वो बेहतर है। नोट्स मैंने खुद ने बनाकर तैयार करे। अब मुझे पता है कि नोट्स मैंने किस तरीका से बनाकर तैयार किए हैं। रातों को जाग जाग कर एक एक नोट्स को इस तरीका से किया है कि कोई भी एग्जामिनर हो, लैंग्वेज को देखते ही इंप्रेस हो जाता है कि बच्चे ने ही लिखा है, बच्चे ने किसी की कॉपी नहीं की है कि भाई किसी बुक की कॉपी कर ली हो या किसी सीरीज की कॉपी कर ली हो।
ठीक है ना, लैंग्वेज बहुत शानदार है। इसलिए प्रत्येक बच्चे के पास में मेरे वाले नोट्स होने चाहिए, और एक बार आप नोट्सों को खुद पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगी कि मैं मेरे वाले नोट्सों की क्यों तारीफ कर रहा हूं। जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं या जो बच्चे मेरे से पढ़ के निकल चुके हैं, उन बच्चे को पता है कि सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि सर के नोट्सों की बेहतर क्वालिटी है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आप लोगों का नोट्स हो गया। और तीसरा पॉइंट है बच्चों टाइम मैनेजमेंट। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये, काफी बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे कि बीएससी के साथ यूपीएससी भी कर रहे हैं, एसएससी भी कर रहे हैं, कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, कोई रीट की तैयारी कर रहा है। अरे भाई मेरे समझ में नहीं आती, पहले ढंग से आप लोग बीएससी कर लो। बीएससी तुम लोगों से हो नहीं रही है, और मैं यूपीएससी भी कर लूं, मैं एसएससी भी कर लूं, मैं कंप्यूटर का भी कोर्स कर लूं, मैं इंग्लिश स्पोकन भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। आप लोग बच्चों अच्छी तरीका से जानते हो इस बात को कि हम लोगों की जो सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की या जो स्कूल लेक्चर है, कॉलेज लेक्चर में हम लोगों से जो चीजें पूछी जाती है वो 11th 12th और बीएससी की चीजें पूछी जाती हैं। ज्यादातर बीएससी की चीजें पूछी जाती हैं। अब उस बीएससी को तो आपने ढंग से किया नहीं था, क्यों? क्योंकि आप तो यूपीएससी के महाराज बनने के चक्कर में थे, मैं यूपीएससी का कलेक्टर बनूंगा। ना तो कलेक्टर ढंग से, ना तो आप लोग कलेक्टर बन पाते, और ना आप लोगों से बीएससी हो पाती, कहीं के भी नहीं रहते हो। इसलिए जिस चीज को आप लोग कर रहे हो ना, उसी पर आप अपना 100% रखिए। एक टाइम वो भी आता है, अरे भाई बीएससी करने के बाद खूब दीजिए यूपीएससी, खूब करिए आप एसएससी, किसने रोक रखा है आपको? पहले बीएससी तो ढंग से कर लो। बीएससी हो नहीं रही है और मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहां पर यही है कि अगर मैं बात 1 महीना की कर रहा हूं, तो 1 महीना में बीएससी के अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर कंप्यूटर कोर्स कहीं कर रहे हो तो छोड़ दीजिए आप लोग, 1 महीने के बाद देख लेना। 1 महीना सिर्फ और सिर्फ बीएससी, क्योंकि आप लोग बीएससी कर रहे हो तो पूरा ध्यान आपका बीएससी पे होना चाहिए। यूपीएससी कर रहे हो छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि मेन टारगेट बीएससी है। यूपीएससी तभी तो कर पाओगे जब ग्रेजुएशन की डिग्री होगी, बीएससी में तो हो गए फेल। अब क्या करोगे यूपीएससी करके आप लोग? भाई यूपीएससी करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। सपोज कीजिए आपने यूपीएससी क्लियर कर भी ली और इधर आकर बीएससी में फेल हो गए, तो यूपीएससी का मतलब तभी तो निकलता है, एसएससी का मतलब तभी तो निकलता है जब आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होगी। बात समझ में आ गई ना? इसलिए जिस चीज को आप लोग कर रहे हो, जिस ग्रेजुएशन की, चाहे वो बीएससी हुई, बीकॉम हुई या बीए हुई, उसको आप लोग बेहतर तरीका से करो, 100% उसी पे दिमाग रखो। जैसे ही आप लोगों की ग्रेजुएशन हो जाए, मतलब बीएससी हो जाए, बीए हो जाए, बीकॉम हो जाए, उसके बाद आप आराम से करिए, यूपीएससी करिए, सेकंड ग्रेड करिए, जो भी कुछ करना है उसके बाद करिए। पहले अगर बीएससी कर रहे हैं तो पूरा ध्यान आप लोग बीएससी पर ही रखिए, जिससे कि बेहतर तरीका से हमारी सब्जेक्ट हो। ठीक है ना? बाद में सब्जेक्ट कमजोर हो जाती है, फिर दिक्कत आती है, कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं निकल पाती फिर हम लोगों से। ठीक है ना? तो बात समझ में आ गई। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही है कि यहां पर 1 महीना आप लोगों को सिर्फ बीएससी पर ही ध्यान देना है। किसी भी चीज की तैयारी कर दी है, छोड़ दीजिए, आप पूरा दिमाग बीएससी पर लगा दीजिए और इन नोट्सों को पढ़ लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इन सब पॉइंटों का मतलब सिर्फ एक ही है, आप लोग इन नोट्सों को पढ़ लो और आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। ना सीरीज लाने की जरूरत है, ना किताब लाने की जरूरत है, कुछ भी मत लाओ बच्चों, सिर्फ इन नोट्सों को पढ़ लो। इन नोट्सों से आप लोगों की आराम से 80+ % बन जाएगी, और ये आप लोग जिस दिन आपका रिजल्ट आए ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगी कि सर उस दिन अपने नोट्सों की तारीफ क्यों कर रहे थे। क्योंकि सर के नोट्सों की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत बेहतर क्वालिटी है। आप एक बार उस नोट्सों की लैंग्वेज पढ़ के देखना, फिर नोट्सों की आप क्वालिटी देखना कि सर जितनी तारीफ कर रहे हैं क्या उतनी क्वालिटी है। आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा कि सर अपने नोट्सों की तारीफ सबसे ज्यादा क्यों कर रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? तो बच्चों नोट्स आप सबके पास में मेरे वाले होने चाहिए। ठीक है ना? टाइम मैनेजमेंट का आप लोगों के लिए बता ही दिया, प्रत्येक बच्चे का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जिस चीज की बीएससी जो 1 महीना मैंने टाइम दिया है आप लोगों के लिए, वो 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का बीएससी पर ही ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना? किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसको रोक दीजिए और 1 महीना सिर्फ बीएससी की प्रिपरेशन कीजिए आप लोग। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो, ये चीज तो आप लोगों की यहां पर क्लियर होती है, यहां पर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है किसी और चीज में, अभी मैं एक वीडियो और बना के लेके आऊंगा। उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि भाई हम एग्जाम में कैसे लिखें कि हम लोगों के बेहतर नंबर आए। कुछ बच्चों के ऐसे होता है ना कि एग्जाम में सब कुछ अच्छा लिख के आ जाते लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते। इसका मतलब है उनको लिखने का तरीका पता नहीं कि एग्जाम की कॉपी में कैसा लिखते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो उसके लिए मैं अगला वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आप लोगों की कोई डिमांड है, जैसे कि किसी चीज की डिमांड है, आप लोग नोट से कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है ना, मेरे से कुछ पूछना चाहते हो नोट से रिलेटेड, या किसी और टॉपिक पर आप लोग मेरे से वीडियो बनवाना चाहते हो बच्चों, उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है ना? आप लोग अच्छी तरीका से कर लेना।
ठीक है बच्चों, फिर आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूं, मिलता हूं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।